ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ये कौन सी रे डायग्राम थी हमने जो बनाए? थर्ड वाली थी ना? हाँ, अब हम सेकंड रे डायग्राम बनाएंगे। दिस इज आवर सेकंड लेक्चर। वो 48 मिनट्स का फर्स्ट बन गया। थोड़ा सा ब्लर आएगा, इसके पहले वाली जो डायग्राम है ना वो थोड़ी ब्लर आएंगी, क्योंकि मैंने जब टेक्स्ट बुक सामने रखा था तो मैंने फोकस टेक्स्ट बुक पे कर दिया था और फिर हट गया, मेरा ध्यान निकल गया, तो ये ब्लर आएगा थोड़ा सा। चलता है, वैसे आप लोग को तो डायरेक्टली दिख रहा है, जो घर में देखेंगे उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इतना भी नहीं है ब्लर के नहीं समझ में आए। नाउ सी द नेक्स्ट रे डायग्राम। अब नेक्स्ट वाली के लिए अपन क्या करते हैं, ये ऊपर बनाएंगे मिरर। ये बोर्ड इतना खराब होगा, इस पे डस्टर भी काम नहीं करता है अच्छे से। Now the second ray diagram, second one. This is the concave mirror. ये हमारा concave mirror हो गया। This is the pole, the principal axis, ये focus, और ठीक है, लग रहा है सेम। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ बना दूँ, आप गिन के बनाओगे है ना स्केल से, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ खड़ा रखना है, फोकस पे। यस, फोकस पे ऑब्जेक्ट की हाइट अपने मन पर है, कितनी भी ले सकते हैं, h1। फर्स्ट रे कहाँ से जाएगी, पैरेलल। सब रे डायग्राम में वही है, और पैरेलल रे एरो देना जरूरी है, डायरेक्शन शो करना। कहाँ जाएगी ये, अब पैरेलल वाली फोकस से जाती है, तो देखो ये फोकस से जाएगी। ठीक है, सेकंड रे कहां से जाएगी, कैन एनीवन टेल मी? हाँ, वेरी गुड। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे निकल जाए, चाहे वो सेंटर ऑफ फोकस के बीच में हो, चाहे फोकस पे हो, या चाहे फोकस के आगे हो, जब भी वो सेंटर से आगे निकल जाए तो सेंटर को ये बात पसंद नहीं आती, और सेंटर हमेशा इसके सिर पे टप्पा मारता है। ऐसे आएंगी रे तो टक करके मारेगी और ये ऐसी जाएगी, और टकरा के जाएगी तो वापस कहाँ आएगी, सेम पार्ट, सेंटर से जाएगी। और ये देखो ये आ रही है, जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट होंगी वहाँ इमेज बनेगी, है ना। ये दोनों रेज जहाँ इंटरसेक्ट होंगी वहाँ इमेज बनेगी। ये दोनों जहाँ जाएगी वहाँ इमेज बनेगी, दोनों इंटरसेक्ट जहाँ होंगी वहाँ इमेज बनेगी। वेयर डू यू थिंक दीज विल इंटरसेक्ट? वेरी गुड, दीज रेज आर पैरेलल। और मैथ्स वाले सर कहते हैं, एजाज सर कहते हैं कि पैरेलल रेज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो इंटरसेक्ट होंगी ही नहीं। लेकिन हमसे कोई पूछे कि होंगी कि नहीं होंगी, हम बोलेंगे होंगी ना, इसको ऐसा ले जाओ, ऐसा ले जाओ, और के अंदर उधर किधर भी बहुत वहाँ जाके इंटरसेक्ट हो जाएगी। और जहाँ वो इंटरसेक्ट होगी बहुत नीचे जाके, तो वहाँ से हम ऐसी हाइट लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट की ऐसी ऊपर तक हाइट लेके आएंगे। मान लो अगर ये यहीं पर इंटरसेक्ट हो जाती थी तो इतना बड़ा हाइट बनता था। अगर वो यहीं इंटरसेक्ट होती थी, ऑब्जेक्ट देखो कितना सा है, इतना सा, और अगर यहाँ इंटरसेक्ट होती तो इतना बड़ा, वो भी यहाँ इंटरसेक्ट अगर हो जाए तो इतना बड़ा बनेगा। और ये तो यहाँ इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, ये तो उसके भी नीचे जा रहा है, तो कितना बड़ा इमेज बनेगा। तो व्हाट कैन वी राइट अबाउट द ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट के बारे में हम क्या जानते हैं, उसका पोजीशन जानते हैं। हाँ, द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। व्हाट डू वी नो अबाउट द इमेज? इमेज का पोजीशन, हाँ वेरी गुड, इमेज का पोजीशन एट इंफिनिटी। हम बोलते हैं वो बहुत दूर अनंत नगर में जाके इंटरसेक्ट हो जाएंगे, इंफिनिटी में जाके वो इंटरसेक्ट हो जाएंगे, लेकिन सच में वो इंटरसेक्ट होती नहीं। इसलिए जब भी किसी चीज़ को बहुत बड़ा करके देखना है तो वो मिरर के फोकस पे रखो, है ना। अगर आपके पास कोई छोटा सा मिरर, चम्मच है घर का, वो चम्मच गोल है
तो उसको कंप्लीट करके उसका सेंटर ले लो और सेंटर से मिड पॉइंट पे फोकस ले लो और वहाँ अपना चेहरा रखो। एकदम क्लोजअप व्यू दिखेगा। आपका चेहरा इतना है तो उसमें इतना बड़ा दिखेगा, सिर्फ आंख दिखेंगी या नाक दिखेंगी, इतना बड़ा दिखेगा। अच्छा, पोजीशन साइज कैसा रहेगा? वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। नटुरे हाँ, नेचर रहेगा इन्वर्टेड एंड रियल, यानी इतना बड़ा दिखेगा पर्सन लेकिन फिर भी उल्टा दिखेगा मिरर के पास चले गए तो। No, we have to imagine that they will intersect. Where will they intersect? At infinity. But they will intersect. हमको imagine करना है कि वो intersect होते हैं करके। And so this question asked in this paper. If they say where will the image, where will the reflected rays intersect, तो बोलना yes they will intersect at infinity. If you want to check, go there. ऐसा बोल देना हमको और वो कहेंगे they will never be able to reach the right point. तो ऐसा बोल देना, है ना। जब हमको आंसर नहीं आता था हम ऐसा बारकोड बना देते पेपर पे, फिल इन द ब्लैंक्स पे, और बोलते फॉर करेक्ट आंसर स्क्रैच हियर। ऐसा दिखेगा नहीं, स्क्रैच करेंगे तो पेज फट जाएगा। तो बोला हमने तो लिखे थे, आपकी गलती, आपने अच्छे से स्क्रैच नहीं किए। तो समझ गई ये? अब द लास्ट एंड द फाइनल डायग्राम एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट कंफ्यूजिंग डायग्राम। कंफ्यूजिंग मिटा दो ये। हाँ, अब एकदम अल्टीमेट खतरनाक डायग्राम पढ़ेंगे अपन। वो डायग्राम को देखकर यकीन नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब तक कैसी इमेज बन रही थी? रियल। ये एक ही ऐसी इक्वलिटी एक डायग्राम है जिसमें वर्चुअल इमेज बनी। वर्चुअल। वहाँ मैम है क्या बाहर? मुझे कोई तो दिखाई नहीं दे। No one is there. Okay. I saw some lady there. So I thought कि मैम आए तो नहीं अटेंडेंस लेने के लिए, बिकॉज ऑफलाइन क्लासेस में डेली अटेंडेंस होता है। नाउ द लास्ट डायग्राम, रे डायग्राम, डायग्राम नंबर 1, सबका मालिक एक, द रे डायग्राम। देखो ये डायग्राम समझने में थोड़ी आपको तकलीफ होगी। ये है फोकस और यहाँ ले लेते हैं ना, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड नाउ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। और हमेशा याद रख लेना, जब भी ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रहता है तब वर्चुअल इमेज बनती है। व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस we get a virtual image। तो ये देखो, ये आ रही है पहली पैरेलल रे, ये तो हमको मालूम है कहाँ से जाएगी? फोकस से। So it will go to the focus। दिख रहा आपको फोकस? मैं फोकस बदल दिया। ये फोकस। सेकंड रे कहाँ से जाएगी? It will pass through the center of curvature। Center of curvature, correct? क्योंकि हमको मालूम है सेंटर के आगे जब भी ऑब्जेक्ट चला गया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर उसको मारता है। ये हो गया। अब रूल क्या है कि ये रे वापस जाना चाहिए, लेकिन इन दिस डायग्राम हम वो रूल फॉलो नहीं करेंगे। ऑब्जेक्ट कहाँ है? बिटवीन फोकस एंड पोल। ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच में है। और आप देखो क्या करने जा रहे हैं, अनर्थ हो रहा है। हम ले जाएंगे इसको यहाँ, ये तो रे इधर चली गई। मिरर के अंदर कभी कोई लाइट जाता है क्या? मिरर फोड़ के नहीं जाता है, लेकिन हम इमेजिन करेंगे कि ये मिरर के अंदर जा रही है। यहाँ देखो, कोई पर्सन यहाँ खड़े, कोई अंकल यहाँ खड़े अपने आप को देखने के लिए। जैसे यहाँ आप खड़े हो, आप यहाँ खड़े हो, बना देता हूँ आपको। दिस इज यू, ये आप हो, ठीक है? ये आप खड़े हो और आप वहां देख रहे हो और मैं यहाँ से आपको देख रहा हूँ। तो मेरी आंखों में कौन सा लाइट आ रहा है? ये लाइट आ रहा है मेरी आंखों में।
है ना। मेरी आंखें, मेरा चेहरा बहुत बड़ा बना देता है, ये मेरी आँख है, आई तुझा आशीर्वाद, बहुत बड़ी आँख बना दिया मैंने। और मेरी आँख में ये 2 रेज आ रही है, और आपको मालूम है हमारे दिमाग में क्या धोखा है। हमारी आँख में जहाँ से लाइट आता है तो हमको क्या लगता कि लाइट हमेशा सीधी लाइन में आता है। वी ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि हमारे बचपन से एक्सपीरियंस यही है, हम देखते कभी लेजर लाइट चालू करते तो सीधी लाइन में जाता है, टॉर्च चालू करते तो लाइट सीधी लाइन में जाता है, हमारी परछाई आती है तो लगभग सीधी लाइन में दिखती है हमको, है ना। हालांकि तो सीधी भी नहीं होती, मल्टीपल होती है, वो कोई डिफ्रैक्शन होता है, वो अभी नहीं है हमारे सिलेबस में। तो हमारे मन में ये बसा है कि लाइट हमेशा सीधी लाइन में जाता है। तो ये लाइट की रे आ रही है हमारी आंखों में, कहाँ से टकरा के आ रही है? मिरर से, है ना। मिरर से टकरा के हमारी आंख में आई, और ये वाली रे भी फोकस थी, पैरेलल थी, फोकस से टकरा के हमारी आंख में आई। तो हमको क्या लगता है, अच्छा बाबू समझ गया मैं, ये रे ना यहाँ से आ रही है, और ये वाली रे ना इधर से आ रही है, और ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट हो रही है। तो हमको कोई भी जो पर्सन है वो यहाँ दिखेगा ऐसा, यानी ये ऐसा दिखेगा। ऐसा क्या मिरर को फोड़ के लाइट कभी रहता है उसके पीछे? नहीं। क्या मिरर के अंदर उधर हम रहते हैं? नहीं रहते। तो ये वर्चुअल इमेज है, दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वेरी गुड, इरेक्ट। अब तक जो रियल इमेज रहती है वो हमेशा इन्वर्टेड रहती है, उल्टी बनती है, लेकिन ये इमेज इरेक्ट है, हम सीधे खड़े तो वहां भी सीधे दिखेंगे। बात समझ गए? मैं यहाँ से देखा हूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सीधे खड़े हो और आप बहुत बड़े हो। What do you say? ऐसा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? जो चीज नहीं है तो भी दिख रही है, उसको वर्चुअल बोलते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल 10th स्टैंडर्ड की क्लास का दिया था कि ये अर्थ है, ये अर्थ इज नॉट स्फेरिकल, ऐसा मानते हैं हम उसको जियोस्फेरिकल। ये अर्थ है हमारी, अर्थ के आसपास एटमॉस्फेयर है, ऐसा एयर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बहुत सारी गैसेस है ना। एटमॉस्फेयर है अर्थ के आसपास ऐसा, और यहाँ पर सन है, ये अर्थ का आधा पार्ट, इक्वेटर हाफ, और सन अभी यहाँ पर है, सनराइज होने का है। ये सन है नीचे, सूरज, सन नीचे है। बात समझ रहे हो? सन से रेज आती बहुत सारी, तो मान लो सन की ये रेज आ रही है ऐसी, सन की रेज ऐसी आ रही है यहाँ पर, ये सन की रेज आ रही है, कहाँ आ रही है? अर्थ पर आ रही है ना। और अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सब गैसेस है। तो यहाँ पर क्या होगा? लाइट बेंड होगा, यहाँ पर लाइट की रेज बेंड होती है। इसके बारे में हम कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। क्योंकि लाइट की स्पीड यहाँ ज्यादा थी, यहाँ क्या रहता? वैक्यूम रहता, वैक्यूम में लाइट की स्पीड ज्यादा रहती। और जब एयर में लाइट आता है, यहाँ क्या है? एयर है, तो जब एयर में लाइट आता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। अब आप इमेजिन करो कि आप एक 2 व्हीलर बहुत फास्ट में चला रहे हो, बहुत फास्ट, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, पॉसिबल नहीं है। तो इतने फास्ट में गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, क्या गाड़ी सीधी लाइन में चलेगी? आप हैंडल मुड़ जाएगा। वैसे लाइट वैक्यूम में कितनी स्पीड से चलता मालूम है? साइंटिस्ट लोग ने बताया कि लाइट नियरली 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड चलता है। लाइट वैक्यूम में, वैक्यूम समझता है सबको? एम्प्टी स्पेस, जहाँ ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं, हाइड्रोजन नहीं, एयर नहीं है, डस्ट नहीं है, धूल नहीं, टोटली कोरी ब्लैंक जगह, तो उसको कहते हैं वैक्यूम। और ऐसा मानते हैं कि सन और अर्थ के बीच में वैक्यूम, तो ये खाली जगह है, और खाली जगह में लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड चलता है। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये भी बताया कि अगर हम 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से ज्यादा स्पीड से चलने वाली कोई गाड़ी बना लेते हैं, टाइम मशीन, तो हम पास्ट टेंस में भी जा सकते हैं। जैसे डोरेमोन नोबिता को ले जाता है, शिजुका को ले जाता है, जियान को भी ले जाता है क्या? कभी कभी, अच्छा, जियान को ले जाता है। तो और ये सच में पॉसिबल है। अगर लाइट की स्पीड से ज्यादा कोई फास्ट भागे तो उसके लिए टाइम रुक जाता है। यानी एक मैं अर्थ पे खड़ा हूँ समझो, और आप ये टाइम मशीन में बैठकर लाइट की स्पीड से ज्यादा फास्ट में भाग गए, आप स्पेस में पूरी दुनिया घूम के आ गए ऊपर, और जब आप आए तो आप यंग के यंग रहोगे और मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। फिजिक्स कहता है कि जो लोग लाइट से ज्यादा स्पीड में जाते हैं उनकी एज भी जो है, उस पर एज पे कोई इफेक्ट नहीं आता, उनके लिए टाइम रुक जाता है। और हम
पास्ट टेंस में भी जा सकते हैं, पास्ट भी देख के आ सकते हैं। अभी आपको 9th स्टैंडर्ड में मैं ये समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का अभी मालूमात ज़्यादा नहीं है, इन्फॉर्मेशन, तो इसलिए वरना मैं आपको एक्सप्लेन करता था कि हमारे 400 साल पुराने दादाजी कहीं खटिया लगा के बैठे होंगे तो आज भी हम उनको देख सकते थे अगर वो गाड़ी हमको मिल जाए तो, टाइम मशीन फास्ट वाली। और कैसे देख सकते उसका प्रूफ समझाता था मैं, लेकिन हमारा अभी वो एक तो सिलेबस में भी नहीं है और दूसरी बात आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी नहीं मालूम, और तीसरी बात कि हमारे पास एक गाड़ी है ही नहीं ना अभी जाने तो सी लाइट एयर में बहुत फास्ट, वैक्यूम में बहुत फास्ट भाग रहा था, एयर में आया तो क्या हुआ, स्लो हो गया, और स्लो होने से उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई थोड़ी सी। अब ये डायरेक्शन चेंज होगी लाइट की, इसकी सन की, और यहाँ पर रहते एक अंकल अर्थ पर, ये अंकल है, लग रहा है ना अंकल जैसे, लग रहा है एंड है, अंकल है। अंकल की आंखों में लाइट जा रहा है, कौन सा लाइट जा रहा है अंकल की आंखों में, सनलाइट जा रहा है। तो वो अंकल को क्या लगता है, अंकल के भी दिमाग में वही धोखा है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो अंकल को ऐसा लगता है कि ये लाइट यहाँ से आ रहा है सीधी लाइन में, ये भी सीधी लाइन में आ रहा है, ये भी सीधी लाइन में आ रहा है, और ये भी सीधी लाइन में आ रहा है, और अंकल को यहाँ सन दिखाई देता है। सन कहाँ है, ये है, ये दिस इज द रियल सन, ये रियल सूरज, अभी सूर्योदय होने का है, सनराइज होने का है, लेकिन ये अंकल बोल रहे हैं अरे सनराइज तो हो गया, वो तो ऊपर दिख रहा है मुझे, वो देखो। अंकल ने गांव के 50 लोगों को बुला के लेके, सब बोल रहे हैं हाँ सन तो दिख रहा, सन तो दिख रहा। क्यों? क्योंकि सब ह्यूमन बीइंग्स एक जैसे है, सबके दिमाग में वही है कि लाइट सीधी लाइन में आता, इधर से आ रहा मतलब इधर से ही आ रहा होगा सीधा, तो उनका ब्रेन इमेजिन कर लेता है। तो जो चीज है नहीं हमको ऐसा लगता है उसको वर्चुअल बोलते हैं। बात समझ रहे हो? वर्चुअल का मतलब होता है फॉल्स, इमेजिनरी, जो चीज नहीं है फिर भी दिख रही है, तो दैट इज कॉल्ड वर्चुअल। समझे? सन यहाँ पर है अभी सनराइज होने का, लेकिन हमको डेली पहले सनराइज होते हुए दिख जाता है। सन नीचे रहता फिर भी हमको लगता है कि सनराइज तो हो गया। तो जब भी आपको सन दिख रहा है तो समझ जाना वो जो सन दिख रहा है वो असली नहीं है, नीचे है असली सन, हमको पहले दिख जाता है। ये वर्चुअल सन है। मेरे माइंड में कुछ तो बोलने के लिए आया था लेकिन मैं भूल गया। रियल सन, वर्चुअल सन, चलो ठीक है जाने दो, भूल गया। ये वर्चुअल इमेज है, ये दिस इज वर्चुअल सन। ये जो सन दिख रहा है ये वर्चुअल है, फॉल्स है। तो जो चीज़ नहीं होती है और हमको फिर भी दिखती है तो उसको वर्चुअल बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट, और ये लाइट कहाँ से आ रहा है, सन से आ रहा है, तो दिखेगा भी क्या, सन दिखेगा। अगर ये लाइट स्टार से आता था, स्टार का भी ऐसा ही है, देखो 10th की बुक में दिया है, ये स्टार है, ये स्टार है, तारा, स्टार से लाइट ऐसा आ रहा है अर्थ पे, ऐसा स्टार से लाइट की रेज ऐसी आ रही है, और यहाँ लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है, वैक्यूम है, फास्ट में है। ऐसा मानते हैं कि अर्थ और स्टार के और अर्थ और सन के बीच में जो है, सन भी एक टाइप का स्टार है, वैक्यूम है, और तो ये लाइट आएगा तो यहाँ वेट हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि उसकी स्पीड कम हो जाती है तो डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज। और यहाँ पर एक आंटी सोए है आराम से अर्थ पे, तो आंटी की आंखों में लाइट जा रहा है, तो उनको क्या लगता है कि ये लाइट यहाँ से आ रहा है सीधी लाइट, और उनको स्टार यहाँ दिखाई देता है। और वो आंटी को नहीं, हमको भी ऐसा ही होता है। जब भी कभी आसमान में आप कोई स्टार देख रहे हो, किसी ने पूछा कहाँ है स्टार, तो आप बोलोगे वो देख वो है, तो आप गलत हो, आप सही पोजीशन नहीं बता रहे उसकी, है ना। आप बता रहे कि यहाँ स्टार दिख रहा है, यहाँ आपको लग रहा है ये लाइट की रेस देखो ऐसी जा रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि लाइट यहाँ से आ रहा है, क्योंकि आपने इमेजिन भी नहीं किया कि लाइट बेंड होके आ रहा होगा। आपको लग रहा है लाइट ऐसा आ रहा हूँ, तो इधर से तो आ रहा हूँ यही तो स्टार, और लाइट कहाँ से आ रहा है, स्टार से, तो आपको दिखेगा भी स्टार। समझ रहे? तो स्टार होता नीचे है, हमको दिखता ऊपर है, तो स्टार भी, ये कौन सा स्टार है, वर्चुअल स्टार है, और ये रियल स्टार है। सन भी ऐसा ही है, तो जसं दिसते तसं नसते, म्हणून जग फसते, अशी गोष्ट आहे। मला वाटते मजा, ऐसी बात है। वर्चुअल का मीनिंग पक्के में समझ गया ना? आप दो रेलवे पटरी के बीच में जाके खड़े हो जाओ, अगर ट्रेन नहीं आ रही होगी तो, दो रेलवे ट्रैक्स के बीच में, और दूर तक वो दोनों रेलवे ट्रैक्स को देखो, ऐसा लगता है दोनों मिल गई, लेकिन कभी दो रेलवे ट्रैक्स मिलती नहीं है, क्योंकि अगर दो रेलवे पटरी मिल जाएगी तो वो ज्वाइन होती, वो एक अलग बात है, लेकिन दो रेलवे पैरेलल वाली हमेशा पैरेलल ही रहती है ना, चक्के उसके बराबर चले, वो मिलती नहीं है। अच्छा, ये मिरर कोई काम में आ सकता है कि किसी के, कॉन्केव मिरर? हाँ, तो कॉन्केव मिरर इज यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट
दांतों के डॉक्टर यूज करते हैं कॉन्केव मिरर। क्यों यूज करते हैं? तो यहाँ वो पर्सन को नहीं रखते, यहाँ अपने को वो चेयर दे देते। उनको मालूम रहता है कि हमारा मिरर इतना बड़ा है, उसका फोकस कहाँ आता, कितने मीटर पे आएगा, कितने सेंटीमीटर पे आएगा, उनको मालूम होता है। तो यहाँ चेयर लगा देते और हमको बोलते बैठो और मुंह फाड़ो, तो हम मुंह आ करते। तो जब हम मुंह आ करते तो हमारा दांत यहाँ है, फोकस और पोल के बीच में ये हमारा दांत है, नोक वाला दांत, कैनाइन, ये टूथ है हमारा दांत रहता ना, ऐसा भी एक दांत रहता ना इधर का किनारे वाला, तो ऐसा वाला दांत है हमारा। और ये दांत में देखो कैविटी है छोटी सी लगी, दांत सड़ गया यहाँ थोड़ा सा। और उन्होंने कॉन्केव मिरर के हमको कहाँ रख दिया, पोल एंड फोकस के बीच में चेयर रख दी, चेयर पे हम बैठे, हमने मुंह फाड़े तो हमारा दांत इधर है, टूथ। और मिरर में वो जो डॉक्टर अंकल है उनको हमारा टूथ दिखेगा, मिरर में उनको हमारा दांत दिखेगा। कैसा दिखेगा? मैग्नीफाइड। ये मैग्नीफाइड दिखेगा, इतना बड़ा ये दांत दिख रहा है हमारा। और ये कैविटी हम इतनी सी दिख रही थी, सच में अगर उन्होंने हमारा मुंह खोले और हमारे मुंह में बैठ गए और चेक करे तो छोटा सी कैविटी दिखेगी। लेकिन ये कॉन्केव मिरर में देखे तो ये इतनी बड़ी कैविटी, ये कैविटी इतनी बड़ी। और वो कैविटी के अंदर क्या क्या है, कहाँ से दांत सड़ गए, कहाँ तंबाकू फंसा हुआ है, खाते ना आप लोग? मजाक करो। तो ये सब चीजें उनको ये इसमें दिखाई देगी, इतनी बड़ी इमेज मैग्नीफाई करने के लिए, समझ रहे? तो a concave mirror is used by a dentist. Why? A dentist places our tooth or our teeth between pole and focus and sees a very magnified and erect image inside the mirror. मिरर में हमें हमारी मैग्नीफाइड इमेज वो उनको दिखाई देती है। अंडरस्टूड? पक्का? श्योर? सबको समझ में आया? कॉन्केव मिरर से क्या फायदा है उनको? छोटा सा दांत, बड़ा दांत दिखाई देता है। और कौन यूज करता है ये? बार्बर। वेरी गुड, बार्बर यूज करता है, बिल्लू बार्बर। शेविंग वाले, कटिंग वाले भी है, शेविंग वाले भी है। उसमें बेनिफिट क्या होता है? अगर ये किसी का चेहरा है ऐसा और ये दाढ़ी के कुछ कुछ बाल रह गए, शेविंग हो नहीं सकी बराबर, बारी बारी बाल रह गए, उन्होंने घुमाया उस्तरा पाउडर, लेकिन थोड़े थोड़े बाल रह गए, अच्छे से खींचे नहीं उन्होंने, और लेकिन उनको ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं, अंकल को थोड़े हाँ बन गया आपके, आप तो बिल्कुल चित्ते चपाट बन गए बिल्कुल, उनको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वो बोलेंगे एक काम करो, ये थोड़ा मिरर के सामने आ जाओ, फोकस के और पोल के बीच में खड़े रहो, तो क्या होगा? वो अंकल का चेहरा दिखेगा। ये दिखेंगे बाल, अरे इतने बड़े बड़े बाल बाकी रह गए, लाओ बोलेंगे डबल से पाउडर लाओ, ब्लेड चेंज करो, रेजर, और फिर उनको छिलना चालू कर देंगे फिर से, है ना? फिर पूरा क्लीन दिखेगा अच्छे से। तो छोटे छोटे जो बाल बाकी रह गए थे शेविंग करने के, वो इसमें। अच्छा मुझे ये बताओ कि वो अंकल फोकस और पोल के बीच में क्यों बैठने बोल रहे शेविंग वाले को? इधर भी तो बहुत मैग्नीफाइड इमेज बनी थी ना, ये इतनी बड़ी, उससे बड़ी तो यहाँ बनी थी, याद है जब ऑब्जेक्ट फोकस पे था तो? So that will हाँ, not very be good. it. Very good. That will not be erect. That will be inverted. और जो inverted बनेगी तो क्या होगा मालूम है? वो उनकी दाढ़ी बनाने के लिए आए थे अंकल, लेकिन उनके सिर के बाल काट देंगे क्योंकि उल्टा दिखेगा उनको मिरर में। और दांत निकालने वाले डेंटिस्ट का क्या होगा? नीचे का दांत निकालना था और यहाँ बैठा है उनको तो उल्टा दिख रहा, तो ऊपर का दांत निकाल देंगे गलती से, इसलिए उनको सही पोजीशन में बैठा के फोकस और पोल के बीच में। अंडरस्टूड? So what are the uses of a concave mirror? So concave mirror is used by dentists, और डेंटिस्ट क्या करते हैं समझ गया था? ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? पोल एंड फोकस के बीच में। बार्बर भी कहाँ रखता है? पोल एंड फोकस के बीच में। तो इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तीसरा और एक यूज, कॉन्केव मिरर का एक और यूज, क्या कभी आपने कभी गाड़ी का हेडलाइट देखा है? 2 व्हीलर, 3 व्हीलर का, 4 व्हीलर का, अपनी गाड़ी के हेडलाइट में मिरर लगा रहता है। एक मिनट के लिए ना वीडियो पॉज कर देता हूँ, है ना? तो ये बाइक है,
और कोई पर्सन ये बाइक चला रहा है या चला रही है और उसके पीछे कोई है बैठ के पर्सन उसको पकड़ के, और ये हेडलाइट है और हेडलाइट का बल्ब देखो कहाँ पर लगा है। ये हेडलाइट पे ऐसा मिरर लगा रहता है, अंदर देखा आपने सिल्वर कलर का चमकता रहता है, तो ये वो कॉन्केव मिरर होता है। जब अपने गाड़ी के हेडलाइट के पीछे जो लगा रहता है ना, इट इज अ कॉन्केव मिरर। और वो लोग बल्ब जो है जानबूझकर एक बल्ब जो है वो कहाँ लगाते मालूम है? फोकस पे। वन बल्ब इज नोइंगली फिटेड एट द फोकस। एक बल्ब जानबूझ के वो फोकस पे लगाते हैं यहाँ पे, ऐसा एक बल्ब वो फोकस के पास लगाते हैं। यहाँ एक बल्ब यहाँ लगाते हैं, और ये बल्ब फोकस पे क्यों लगाते हैं वो? क्योंकि उनको मालूम होता है कि बल्ब जब चालू होगा तो बल्ब का लाइट यहाँ आएगा, एक रे ऐसी आएगी, ये गाड़ी के अंदर है, ये मिरर है, ठीक है, और ये यहाँ आएगा तो कैसा जाएगा? पैरेलल जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि बल्ब कहाँ है? फोकस पे, और जो रे फोकस से आती है वो कहाँ जाती है? पैरेलल। एक रे बल्ब से लाइट की रे यहाँ भी जाएगी तो ये भी सामने जाएगा, ये भी सामने जाएगा, एक रे इधर जा रही, ये भी सामने जाएगी, सामने जाएगी। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रूल है ना अपना 2। इफ द रे इज कमिंग थ्रू द फोकस इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे विल बी पैरेलल। तो ये रेज ऐसी आ रही तो ये सब पैरेलल जा रही, और यहाँ की रेस तो ऑलरेडी सीधी जाती है। तो ये अपनी गाड़ी चलाने में काम आता है। फोकस पे बल्ब लगाते हैं, जब हम स्विच ऑन करते हैं बल्ब को तो लाइट कैसा आता है? सीधा स्ट्रेट आता है, और लाइट ऊपर एक लाइट कैसा होता है? अपनी गाड़ी नीचे जाता है रोड पे, और जब दूर जाना है हमको, दूर का देखना है तो ये लाइट चालू करते हैं, इसको अपर लाइट बोलते हैं, अपर। और एक होता है डिपर, डीपर वाला वो नीचे होता है। तो ये लाइट से सामने की दूर की चीजें दिखाई देती है तो फोकस पर लगा देते हैं। और ऐसा ही तो कौन कहाँ यूज करते हैं? ये व्हीकल्स के हेडलाइट में, सामने के लाइट में यूज करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं जिसको? सर्च लाइट। सर्च लाइट यानी बॉर्डर पर, अपने इंडिया की बॉर्डर पर ऐसा बहुत बड़ा कॉन्केव मिरर होता है, यहाँ बहुत पावरफुल बल्ब लगा रहता है, और उसका उजाला इधर आता है और पैरेलल आता है। यहाँ से कोई चोर अगर बॉर्डर क्रॉस करके भाग रहा है या उधर से आ रहा होगा तो उस पर पूरा पैरेलल रेज आएंगे और दिख जाएगा हमको, है ना। और टीवी फिल्म में भी आपने देखा होगा कि स्टेज पर हीरो हीरोइन कोई नाच रहे हैं तो जहाँ जहाँ हीरो जाता है वहाँ लाइट जाता है गोल सर्कल में, हीरोइन जिधर जाती है लाइट भी उधर उधर सड़ता है। तो वो भी इसी से बनाते लाइट, पैरेलल रेज, और इसको फिर घुमाते रहते जिधर उधर, तो लाइट का भी पोजीशन चेंज होता रहता है। अंडरस्टूड? तो सर्च लाइट में यूज करते हैं, हेडलाइट में यूज करते हैं, और कहीं कहीं टॉर्च में भी यूज होता है। टॉर्च का भी लाइट सीधा जाता है ना सर, तो टॉर्च में भी यूज होता है। तो कॉन्केव मिरर कहाँ कहाँ यूज हो रहा है? डेंटिस्ट, बार्बर, हेडलाइट, सर्च लाइट एंड टॉर्च, इतनी जगह में ये यूज होता है। मुझे देखना था और कहीं क्यों नहीं बताया। हाँ, यूजेस बार्बर शॉप, डेंटल हॉस्पिटल, और टॉर्च एंड हेड लैम्प्स ऑफ व्हीकल्स, फ्लड लाइट्स। ये फ्लड लाइट इसी को बोलते हैं, स्पॉट लाइट। हाँ, फ्लड, फ्लड क्या मतलब क्या होता है? बाढ़, पानी की बाढ़ आती है तो फ्लड लाइट में क्या होता है? लाइट की बाढ़ आती है, इतना उजाला एकदम झकास, तो कोई पर्सन जो होगा वो दिख जाता है आपको, है ना। कोई बॉर्डर क्रॉस कर रहा है कोई है तो फ्लड लाइट में यूज होता है। एंड सोलर एनर्जी वाले में, हाँ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, गैलीलियो ने क्या किया था? सोलर एनर्जी को शिप बनाया था मैंने, ऐसा यू रिमेम्बर ऑनलाइन क्लास में? शिप पे ये पर्दे वाला होता था, पहले कपड़े वाला शिप होता था, पानी पे चल रहा था शिप। और ये कौन सा शिप था? एनिमी शिप था, दुश्मन का शिप था। इसमें एनिमीज बैठे थे, और गैलीलियो वाज अ ग्रीक साइंटिस्ट। तो गैलीलियो, और बीच में नदी थी, और गैलीलियो के देश के लोग इधर थे बेचारे, पैदल लड़ नहीं पा रहे थे अच्छे से क्योंकि वो पैदल थे, और वो शिप से आ रहे, ऊपर से एरोज मार रहे ऐसा, तो ये इधर के लोग घायल हो रहे, मरते जा रहे। तो गैलीलियो ने क्या किया? एक कॉन्केव मिरर लाया ऐसा, और ये सन था, उस दिन धूप बहुत चमकी होगी, तो सन की रेज आई ऐसी, और पूरी रेज आके कन्वर्ज हुई यहाँ पे
समझो ऐसे, अब मैं उतना करेक्ट नहीं बना रहा हूँ मैं 100%। सन की ऐसी रेज आई यहाँ पर और वो सब यहाँ कन्वर्ज हुई, यहाँ जाके कन्वर्ज मीनिंग समझते हो आप? कन्वर्ज होने का मतलब, और कॉन्केव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कन्वर्जिंग मिरर। कॉन्केव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर, ये आपको पूरा लेक्चर नंबर 1 या 2 में ही समझा दिया था मैंने, जब मैंने रूल समझाया था। ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो भी रेज पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस को, फोकस से जाती है, वो फोकस से जाती है, वो फोकस से जाती है और वो फोकस से जाती है। तो जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आई वो सब कहाँ जाती है? रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पे जाती है। और सब लोगों को या सब रेज को एक जगह जमा करने को कहते हैं कन्वर्ज करना। कन्वर्ज करना यानी जमा करना, इकट्ठा करना, एकत्रित करने, सबको एक जगह मिला लेना, है ना। तो पूरी रिफ्लेक्टेड रेज एक ही जगह आके जमा होगी, इसीलिए कॉन्केव मिरर इज आल्सो कॉल्ड एज अ कन्वर्जेंट मिरर और कन्वर्जिंग मिरर। डाइजेस्ट में ड्यू रीजन पूछा है नंबर्स में, why is a concave mirror also called converging mirror or why is it called a convergent mirror? तो हम आंसर में लिख देंगे, because if all the rays, incident rays are parallel to the principal axis, after reflection from the mirror all come together at the focus, it means all are converging at the focus, that's why it is called a convergent या converging mirror। समझ गए? तो सब रेज एक जगह जमा होती, तो सबकी रेज एक जगह जमा होगी तो हीट भी एक जगह जमा होगी गैलीलियो के समय, और हीट एक जगह जमा होगी तो कपड़े का पर्दा जल गया, कपड़े का पर्दा जल गया तो लकड़ी की नाव जल गई और लोग भी जल गए, भाग गए एनिमीज, है ना। तो गैलीलियो ने ये टेक्निक यूज किया था। तो कन्वर्जिंग मिरर की तरह भी इसको यूज करते हैं। आई होप आपको ये समझ गया। अब हम थोड़ा कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ते हैं या रुक जाते हैं? पढ़ते। 6:15 बज रहे। It is 6:15. What do you say? Do you want to study for 15 more minutes or shall we stop here? There is no compulsion। और डरना नहीं आंसर देने में। अगर इच्छा हो रही कि नहीं आप छुट्टी कर लेना चाहिए सर, 2 लेक्चर्स हो गए, बहुत पढ़ लिया हमने, तो छुट्टी कर देंगे। और आप बोलेंगे नहीं सर हमारे पेरेंट्स अभी आने के लेने के लिए और पढ़ाइए, तो और पढ़ेंगे। क्या म्हणता? पढ़ लेते? ओके, ऑलराइट। तो हम कॉन्वेक्स मिरर को पढ़ लेते हैं। एक और गिव रीजन, व्हाई इज अ कॉन्वेक्स मिरर ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। आप देखो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होगा, कॉन्वेक्स को देखो ऐसा बना रहे। एक काम करोगे पहले कॉन्केव मिरर के ही कार्टेशियन साइन कन्वेंशन पढ़ा लेते हैं पहले, कॉन्वेक्स को बाद में पढ़ेंगे। पहले देखो रूल्स, साइन कन्वेंशन। साइन का मतलब क्या होता है? प्लस माइनस। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? परंपरा। इलेक्ट्रिक करंट की एक्चुअल डायरेक्शन नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल है, लेकिन एम्पियर ने बोल दिया था कि करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है बैटरी के या सेल के, तो कन्वेंशन बन गया, परंपरा बन गई। तो कन्वेंशन यानी परंपरा। और ये वाली जो परंपरा है ये जिस साइंटिस्ट ने दिया था उसका नाम था रेने डेकार्ट्स, जिसने आपका मैथ्स का ग्राफ बनाया ना। ये मैथ्स का ग्राफ किसने बनाया? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रेने डेकार्ट्स। मेरे ख्याल से ही वॉज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट, फ्रांस के थे ये साइंटिस्ट। इन्होंने ग्राफ बना और बोला इधर के जो नंबर्स हैं वो प्लस रहेंगे, +1 +2 +3, इधर के नंबर्स बोले -1 -2 -3, इधर के नंबर्स माइनस में रहेंगे। नीचे के इसको x एक्सिस बोले उन्होंने, x को x डैश बोले, इसको y बोले, इसको नीचे को y डैश। y डैश के नंबर -1 -2 माइनस रहेंगे बोले, और y एक्सिस के नंबर +1 +2 +3 रहेंगे, ऐसा बोले थे। अंडरस्टूड? ये कौन, ऐसा कौन बोले? रेने डेकार्ट्स। और रेने डेकार्ट्स की एक फेमस लाइन है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं इस दुनिया में हूँ। इसका ऑपोजिट कन्वर्स कर लो, जो सोचते नहीं उनको इस दुनिया में रहना भी नहीं चाहिए, उल्टा भी नहीं। तो कहने का मतलब है सोचना चाहिए, लॉजिक लगाना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए। तो डेकार्ट्स के नाम से क्या नाम आया? कार्टेशियन। न्यूटन के फिजिक्स को बोलते हैं न्यूटोनियन फिजिक्स। गैलीलियो ने जो रूल्स बनाया उसको बोलते हैं गैलीलियन रूल्स। फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? फादर ऑफ फिजिक्स गैलीलियो को माना जाता है। फिजिक्स में सबसे ज्यादा रूल्स बनाए हुए थे उन्होंने।
चलो ठीक है, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत मजेदार न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इस चैप्टर में, बहुत मजा आता है सॉल्व करने में। स्टूडेंट्स के बहुत सारे आंसर्स रॉन्ग होते हैं, मुझे बहुत मजा आता है। ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, और एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं दूसरे कलर से, लाइट कलर से। ये ऑब्जेक्ट को कहाँ रखो इस बार, यहाँ रख देते। ये ऑब्जेक्ट रे पैरेलल कहाँ से जाएगी, फोकस। सेकंड रे कहाँ से जाएगी, Center of सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। करेक्ट, ये सेकंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही, इसके सिर पे लगी टप्पा। ये सिर पे टकराई और टकरा के कहाँ जाएगी वापिस, सेंटर की रे वापिस आती, ये आई 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 यहाँ पर। तो इमेज क्या बनी, यहाँ बनी उल्टी है ना। इमेज को कलर दो दूसरा, ब्लू कलर दो। दिस इज द इमेज, ये इमेज, इसका नाम है ए डैश बी डैश। कैसी इमेज है, ऑब्जेक्ट कैसा था, H1 अलग था, सॉरी ए एंड बी। ऑब्जेक्ट की हाइट H1, इमेज की हाइट H2। कौन बड़ा है, H2 है H1? H2 बड़ा है। अब इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स देखो, जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हमको कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, और वो रूल्स क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑल डिस्टेंसेस इज, ये जो ओरिजिन, ये जो पोल है ना, तो पोल को ओरिजिन मान के चलना पड़ता है। ऐसा समझना कि ग्राफ का ये ओरिजिन है, यानी इसको एक्स एक्सिस समझ लेना पड़ता है, और ये लाइन को एक्स डैश एक्सिस समझ लेना, एक्स डैश। और ये जो कॉन्केव मिरर है, इसका जो, इसके पोल के ऊपर का जो, इसको वाई एक्सिस समझ लेना पड़ता है, वाई एक्सिस अपन इमेजिन कर लेते, और इसको वाई डैश एक्सिस समझ लेना पड़ता है, वाई डैश एक्सिस। यानी यहाँ जो भी नंबर्स रहेंगे वो माइनस में रहेंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 ऐसा। अब इस ऑब्जेक्ट की हाइट बहुत इधर आ रही है, -5, -6, -7, -8, -9। तो इस ऑब्जेक्ट की, दिस इज वाई डैश एक्सिस। इस ऑब्जेक्ट की हाइट देखो H2 कितनी है, नीचे है, इन्वर्टेड है। ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। दिस इज द इमेज, ये इमेज है, और इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड है तो उसकी हाइट किधर बनी, वाई डैश एक्सिस की तरफ बनी है, वाई की तरफ बनी, वाई डैश। तो हम उसकी हाइट कितनी लिखेंगे, H2 की वैल्यू हम ये सीधी लाइन में गिनेंगे, -9। तो हम लिखेंगे H2 इज इक्वल टू -9। अब वो भी जो भी होगा, मीटर सेंटीमीटर एग्जाम में दिया रहेगा, यूनिट्स लिखे तो -9 यूनिट्स, समझ गए। तो इमेज अगर इन्वर्टेड इमेज बनी तो उसकी हाइट की वैल्यू काय में आती, -9, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर ही रखते हैं हम, तो यहाँ रूल्स लिख लेते हैं। इन्वर्टेड इमेज हो, इन्वर्टेड इमेज की हाइट H2 हमेशा माइनस में होगी, माइनस होगी। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो। Okay, we should write in English because we are studying everything in English, so we should write, we must write everything in English language. So remember, जो image real है that will always be inverted. So the height of an inverted image, height of an inverted image, ये rule है, inverted image is always negative, है ना, यानी H2 is equal to minus negative for all inverted images, all inverted images. और किसी जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना तो वो देते नहीं है ऐसा, वो बोलते हैं एक इन्वर्टेड इमेज बनी और इन्वर्टेड इमेज की हाइट 5 सेंटीमीटर है, तो अपन क्या लिखेंगे,
-5 है, वो माइनस लगा के नहीं देते, अपन को माइनस लगाना पड़ता है। फिर उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज, चलिए नहीं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h1 is always positive। बोलो क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा इरेक्ट रहता, ऊपर ही बनाते ना, कभी ऐसा नीचे ऑब्जेक्ट बनाते नहीं अपन। तो ये रूल, ये परंपरा है। किसने बताया था? रेने डेकार्ट से। बोले ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा प्लस लेना, बोले देखो नहीं तो मैं मारूंगा, बोले वहां से। फिर इमेज की हाइट बोले अगर इन्वर्टेड बनी तो नीचे लेना, बोले वाई डैश एक्सिस पे बनती है, बोले इसलिए। ठीक है। और अब रूल नंबर 3, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे बताते? u is always negative। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। कैन एनीवन टेल मी द रीजन? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी क्या होता है? पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये वाला, ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के और पोल के बीच का डिस्टेंस, ये माइनस में रहता हमेशा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में एग्जाम में क्या लिख के देते वो? एन ऑब्जेक्ट इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। वो बोलते 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, और अपन क्या लिखते? -20, ऐसा लिखते अपन। u इज इक्वल टू -20 लिखते। तो अपन माइनस क्यों लगा दे रहे? वो क्वेश्चन वाले तो माइनस नहीं लगा रहे, अपन क्यों लगा रहे माइनस? हाँ, वेरी गुड, बिकॉज वेरी गुड ग्राफ है, करेक्ट। बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज ऑन द x डैश एक्सिस, है ना। इधर का क्या लिखेंगे अपन? -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, ऐसा लिखेंगे, है ना। और अभी यहाँ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दिख रहा है इसमें? 6 पॉइंट समथिंग, -6 पॉइंट समथिंग। 7 यहाँ बना दो क्या? -7, -8 यहाँ बनाना जरूरी था। पूछो क्यों? फोकस कितने पे आया? -4। तो हमको मालूम है फोकस से बिल्कुल उसके डबल पे यहाँ आना चाहिए सेंटर, इसलिए -8 हमने यहाँ लाया। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम क्या लिखेंगे? u इज इक्वल टू -7 यूनिट्स। जो भी एग्जाम में सेंटीमीटर आएगा तो हम भी सेंटीमीटर लिखेंगे, एग्जाम में मीटर आएगा तो हम भी मीटर लिखेंगे। अंडरस्टूड दिस वन? तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u जो है हमेशा माइनस रहता है। इसका रीजन भी लिख लेते हैं ना, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन x dash axis, that is towards LHS लिखूं क्या लेफ्ट हैंड साइड? towards left hand side of pole of the mirror। कोई भी मिरर हो, प्लेन मिरर हो, कॉन्केव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, रूल ये है कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में बनाना चाहिए। अगर किसी ने ऐसा डायग्राम बना के देखो टीचर, ये कॉन्केव मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये ऑब्जेक्ट है, ये ऐसा आया, ये फोकस से गया, तो सब कुछ सही है। लेकिन टीचर क्या करेंगे? हमको मुर्गा बनाएंगे और खुद बड़ा सा अंडा दे देंगे यहाँ 0। क्यों? क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को राइट हैंड साइड में कैसे बता दिए। कार्टेशियन परंपरा क्या है, कन्वेंशन क्या है, ट्रेडिशन क्या है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर रहना चाहिए, है ना। रूल ये है, लिख दूं क्या? वैसे तो लिखते हैं ना, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अंडरस्टूड? तो ये हो गया रूल। एक मिनट मुझे चेक करना, तो नहीं तो पूरी मेहनत बेकार ना चले जाए। चल रहा है सब कुछ? ओके, टाइम भी चल रहा है। ऑलराइट, सो दैट्स इट, ये रूल हो गए। अब ये इमेज कैसी इमेज है? रियल है, रियल इमेज है ना। तो इसका भी एक रूल लिखेंगे हम, 4th। रियल इमेज is always formed on LHS of pole। LHS का मीनिंग समझता ना? लेफ्ट हैंड साइड। रियल इमेज हमेशा कहाँ बनती है? लेफ्ट में बनती है। जो भी लेफ्ट में बनती है, रेज इंटरसेक्ट होकर स्क्रीन पर, तो रियल इमेज हमेशा लेफ्ट में बनती है मिरर में। ठीक है, रियल इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन LHS ऑफ पोल ऑफ मिरर।
मिरर के पोल के हमेशा LHS में बनती है। therefore इमेज डिस्टेंस फॉर रियल इमेज डिस्टेंस प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? माइनस में आएगा। therefore इमेज डिस्टेंस फॉर रियल इमेज इज ऑलवेज नेगेटिव। देखो अगर आपको ये रूल्स याद रहेंगे तो आप न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से सॉल्व करोगे, वरना क्या होगा मालूम है, आंसर तो आपका आ जाया करेगा लेकिन प्लस में आना तो माइनस में आएगा, माइनस में आना तो प्लस में आएगा। एंड रिमेंबर, आप क्वेश्चंस पूछने का टोटल फ्रीडम है, यू कैन ऑलवेज आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज यू वांट टू आस्क। एकदम बहुत ज़्यादा शांत नहीं रहना चाहिए। पता है बहुत ज़्यादा शांत कौन से लोग रहते हैं? दो टाइप्स के स्टूडेंट्स हमेशा बहुत शांत बैठे रहते क्लास में, एक जिनको सब कुछ आता है और दूसरे जिनको कुछ नहीं आता। जिनको सब कुछ आता है उनको कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं होती, वो आराम से बैठ के समझ लेते सब कुछ। और जिनको कुछ भी नहीं आता वो लोग भी शांत बैठे रहते, बोलते ठीक है करने दो, बेचारे पढ़ा रहे करने दो इनको काम। ऐसा होता है। तो आप कौन से कैटेगरी में आते हैं? सब कुछ समझने वाले में आते हैं या नहीं समझने वाले में आते हैं? समझने वाले में आते हैं ना, वेरी गुड। सो रियल इमेज इज ऑलवेज फॉर्म, ये रियल इमेज है तो लेफ्ट में बनी, तो अब रियल इमेज की हाइट कितना रहेगा? रियल इमेज का डिस्टेंस, रियल इमेज इज ऑलवेज तो इमेज डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस कैसे बताते हैं? v से बताते हैं। अब देखो -8 है, मैं यहाँ -9 लगाता हूँ, -10, -11 और -12 ऐसा कर दिया। हालांकि आंसर सही नहीं होगा क्या? ऑब्जेक्ट -7 पे तो इमेज -12 पे बनेगी, जो भी हो सकता है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम देखेंगे। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा? v = -12 यूनिट्स। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में लिख के आया कि एक ऑब्जेक्ट है इतनी हाइट का, उसकी इमेज बनती है और उसकी इमेज जो है ना 12 सेंटीमीटर दूर बनती है, रियल इमेज 12 सेंटीमीटर दूर बनती है, तो हम समझ जाएंगे। न्यूमेरिकल में प्लस माइनस लगा के नहीं देते वो लोग क्वेश्चन में, हमको लगाना पड़ता है। वो बोलेंगे रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। तो हम बोलेंगे रियल इमेज बनी और 12 सेंटीमीटर, रियल इज मतलब लेफ्ट में बनी, तो 12 नहीं होंगे -12 होंगे, तो हम माइनस अपने हाथ से लगाएंगे। समझ गए? तो रियल इमेज हमेशा लेफ्ट में बनती है। अच्छा, वर्चुअल इमेज के बारे में क्या कहते हो आप? वर्चुअल का डायग्राम ड्रॉ करता हूँ मैं, है ना? वेरी गुड। वर्चुअल इमेज राइट में बनती है। उसको कहाँ? यहाँ बना लेता हूँ, है ना? ये देखो एक रफ डायग्राम बनाता हूँ। ये है कॉन्केव मिरर, ये है पोल P, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओह टाइम हो गया, बट जस्ट 1 मिनट। ये ऑब्जेक्ट, ये पैरेलल रे आई, कहाँ से गई? फोकस से गई। सेकंड रे सेंटर से आई, इसके सिर पे टकराई और इधर गई और फिर वापस चली गई। लेकिन देखने वाले को क्या लगा? यहाँ से आ रही है, इसको लगा यहाँ से आ रही है, दोनों रेज इंटरसेक्ट हुई यहाँ पर, तो इमेज यहाँ बनी। ऑब्जेक्ट इज AB, इमेज इज A', B'। अब ये इमेज कैसी है? वर्चुअल है, इरेक्ट है और मैग्नीफाइड है। हाँ, अब इमेज का डिस्टेंस जो है पोल से इमेज का डिस्टेंस प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? प्लस में आएगा, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे बन रही है ना? ये देखो +1 सेंटीमीटर, +2 सेंटीमीटर, +3 सेंटीमीटर, ऐसा। तो रूल क्या लिखेंगे हम फिर? रूल नंबर 5, if the image is virtual, then image distance v is positive or negative? Positive. Because क्यों? The image is formed on RHS of pole, that is on x axis, है ना? उधर राइट वाले में बनी। ये हो गया एक आखिरी रूल, फिर छुट्टी हो जाएगी। वो लास्ट रूल क्या है? द लास्ट रूल इज हाइट ऑफ द वर्चुअल इमेज क्या होगी? हाइट ऑफ द वर्चुअल इमेज, हाइट h2 of virtual image is always positive. Very good. Is always positive.
वर्चुअल इमेज की हाइट हमेशा पॉजिटिव रहती है, क्योंकि वर्चुअल इमेज कैसी रहती है हमेशा, बिकॉज इट इज ऑलवेज इरेक्ट, बिकॉज वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, और रियल इमेज हमेशा कैसी रहती है, इन्वर्टेड रहती है। जो भी इमेज रियल है समझ जाना इन्वर्टेड, और जो भी इमेज वर्चुअल है समझ जाना इरेक्ट। तो वी स्टॉप हियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। डू यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क? नो क्वेश्चन, ठीक है, वी कॉल इट अ डे। एंड व्हाट अबाउट टुमारो, इसको पहले बंद कर देते हैं, देन वी विल डिसाइड अबाउट टुमारो।